ओके। देखो, इस क्लास में हम लोग जो है ज़्यादा कुछ तो नहीं, बेसिकली जो है हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में रिसेंटली क्या हुआ है। एक्चुअली क्या है कि आपका जो जीके वाला पोर्शन है, नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादातर एससीसीएल के जो पिछले एग्जाम्स है उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है। लेकिन हो ये रहा है कि पिछले कुछ एग्जाम्स में जो है, जो रिसेंटली कुछ चीजें हुए रहते हैं उससे क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं, क्योंकि वो आसान रहता है पूछना। ठीक है, अब इसमें चक्कर ये है कि ज्यादातर जो पोर्शन है हमारा, उसमें एमपी सीजी वाला सेक्शन है और वो 10 नंबर का सेक्शन है। देन उसके बाद में और बाकी जो एसीसीएल वाला, मतलब कि सब मिला करके 30 नंबर टोटल है। क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ देगा, लेकिन आसान क्वेश्चन रहता है। थोड़ा सा अपडेट रहोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। मैंने बेसिक जो ओवरव्यू है सीजी और एमपी का, वो मैंने आप लोग के पिछले क्लासेस में कवर अप करवाया था, तो वहां से बेसिक जो चीजें आप लोगों ने सीखा होगा सीजी एमपी के, वहीं से क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि एमपी सीजी से क्या आएगा तो क्या पूछेगा तो क्या बनाएंगे, ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक चीजें भी जानते हो छत्तीसगढ़ और एमपी के बारे में तो उसको रिवाइज कर लेना, जो पीडीएफ वगैरह या जो वीडियो पहले बनाया हुआ है उसको देख लेना, वो आसान है आप लोग के लिए। उससे ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। उससे आसान ये है कि छत्तीसगढ़ एमपी का जो अभी रिसेंटली कुछ चीजें घटी हैं उसको अगर आप समझ लोगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछेगा ही। जैसे अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अभी जो भी आपका इलेक्शन हुआ है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो मैं क्या करने वाला हूं अभी के क्लास में, छत्तीसगढ़ के जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट से जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड जो जो पॉइंट बन सकता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। कल के क्लास में एमपी के जितने भी हुआ है उसको मैं बता दूंगा, एमपी में क्या क्या चीजें हुई हैं इलेक्शन को लेकर के उसको। और कल के ही क्लास में एमपी और सीजी के और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं करंट अफेयर्स का, उसको भी मैं कवर अप करा दूंगा। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग 20 मिनट के अंदर में ही ये सारा चीज कर लेंगे। सीजी का जो जो चीजें हैं क्वेश्चन आने लायक, उनको हम सबको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे यहाँ पर। देखो, छत्तीसगढ़ में मैंने बताया था क्लास जब ले रहा था, आप पता नहीं आप लोगों ने उसको रिवाइज किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ से हो आप तो आप लोग को जरूर पता होगा कि विधानसभा सीट यहाँ पे 90 है। ठीक है, कितने विधानसभा सीट है? 90 यहाँ पे विधानसभा सीट है। और अभी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसके हिसाब से जो एंग्लो इंडियन का जो वो होता था पहले, एक मनोनीत किया जाता था, उसको हटा दिया गया है। अब देखो यार, मेरे पास जो अभी कंटेंट है ना वो फिलहाल हिंदी में ही है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने का टाइम मिला नहीं मुझे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, जो समझ नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में 51 जो सीट्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और जो एसटी कैटेगरी के लिए है वो 29, और एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए जो सीट्स है वो 10 सीट है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 90 सीट्स जो है यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन के लिए अलॉटेड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में तो 90 सीट है कुल विधानसभा सीट, जिसमें से 51 जो है अनरिजर्व है। अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बताइए अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ कितने सीट रिजर्व हैं, बताइए कि यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट रिजर्व है। तो बस आपको याद रखना है 51, 29 और 10। ठीक है, अब इन्हीं सीट्स पे जो है इस बार का इलेक्शन हुआ है, 90 विधानसभा सीट के लिए जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान देने के लिए जरूरी है। जैसा कि पहला है यहाँ पर, यहाँ एक तो आचार संहिता जो लागू होता है जब भी इलेक्शन होता है तो उसके पहले जो है आदर्श आचार संहिता जो है लागू किया जाता है। तो ये जो आचार संहिता है वो लागू हुआ यहाँ पे 9 अक्टूबर से। ठीक है, कब से? 9 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आचार संहिता घोषित किया गया था। यहाँ का जो मस्कट है, तो ये मस्कट बनाया गया था इस बार के इलेक्शन के लिए, और इसका जो स्लोगन है वो चुनई चिरई। बेसिकली स्लोगन तो ये था, वोट दे बर ए बार जाबो जी, चुनई तिहार मनाबो जी। चुनई का मतलब इलेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर, और चिरई का मतलब होता है बर्ड, तो एक तरह से इलेक्टोरल बर्ड बोल सकते हैं इसको, लेकिन जो शब्द है वो याद रखना है चुनई चिरई। मतलब ये जो मस्कट है शुभंकर है। अब शुभंकर क्या होता है, मैंने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन, अगर आप लोगों ने मेरे ख्याल से कभी पढ़ाया था या जो भी है, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में शायद मैंने कभी पढ़ाया हो। तो वहां पर मस्कट होता है किसी भी नेशनल गेम्स के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए मस्कट वो किया जाता है, जो एक तरह का जो है उस पूरे जो भी हो रहा है, प्रोग्राम है या फंक्शन है या खेल है या कोई भी हो रहा है, वो चीज को उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो ये जो चुनई चिरई है वो इलेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या क्या बातें याद रखना है? आचार संहिता कब लागू हुआ, यहाँ का मस्कट किसको घोषित किया गया, तो मस्कट का नाम है चुनई चिरई,
और यहाँ का स्लोगन क्या रखा गया, इलेक्शन का स्लोगन वोट देबर ए बार जाबो जी चुनाई तिहार मनाबो जी। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है ये स्लोगन इस बार रखा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें क्या क्या फेजेज आए और क्या क्या कार्यक्रम हुआ, उन कार्यक्रमों की क्या क्या बातें जो हमें ध्यान में रखना है। देखो छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन हुआ है वो 2 चरणों में हुआ है, 2 फेजेस में हुआ है। ठीक है, 2 स्टेजेस में हुआ है। तो याद रखना है 2 चरण में चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक चरण में नहीं हुआ है। तो कई बार ये चीज पूछ देता है कि यहाँ का विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ कंप्लीट, तो 2 चरणों में हुआ। पहला जो चरण है उसके लिए 20 विधानसभा सीट, टोटल यहाँ पे कितना है 90 विधानसभा सीट, उसमें से 20 विधानसभा सीट जो है पहले चरण में, और बाकी के जो 70 विधानसभा सीट है उसमें इलेक्शन हुआ सेकंड चरण में, सेकंड फेज में। ठीक है, इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 13 अक्टूबर को पहले चरण के लिए। जो इलेक्शन हुआ वो 7 नवंबर को हुआ और रिजल्ट आया था 3 दिसंबर के दिन, और उसी दिन जो है मतगणना हुआ, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो एक चीज को याद रखना है, जो अधिसूचना है वो इतना डीप तो नहीं पूछेगा कि अधिसूचना कब है, लेकिन याद रख लेना यहाँ पे 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, 7 नवंबर को जो है इलेक्शन हुआ और 3 दिसंबर को जो है रिजल्ट आ गया था पहले चरण के लिए। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें जिसमें 70 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, उसमें 21 अक्टूबर को जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, 17 नवंबर को चुनाव हुआ और 3 दिसंबर को इसका भी गणना हुआ, इलेक्शन का जो है गणना हुआ और उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2 फेजेस कब से कब हुआ, 7 और 17 नवंबर, ये 2 डेट आपको याद रखना है कि पहला फेज जो है 7 और सेकंड फेज जो है 17। रिजल्ट दोनों का कब आया, 3 दिसंबर के दिन। ठीक है, तो बस ये 2 डेट आपको याद 3 डेट आपको याद रखना है, 7 और 17 नवंबर को इलेक्शन हुआ और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो भी इलेक्शन हुआ छत्तीसगढ़ में उसका जो इंपॉर्टेंट डेट है वो ये 3 डेट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बाकी चीजें आप चाहो तो आपके लिए है कि पहला फेज में 20 सीट के लिए, दूसरा फेज में 70 सीट के लिए, ये सब चीजें तो है ही, लेकिन ये तीनों डेट आपको याद रखना है खास तौर पे। चलो आगे बढ़े यहाँ पे। तो देखो इस बार जो है उम्मीदवार के लिए जो जमानत राशि होता है, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर जो है आपको वोट उतना पाना ही होता है, अगर आप उससे कम वोट पाते हो तो आपकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं कि जमानत जब्त हो जाना। ठीक है, तो बेसिकली जमानत राशि कितना वहां पे दिया जाता है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 10,000 का जो है जमानत राशि इस बार हुआ था। ठीक है, और जो ST SC के लिए है, तो ST SC के लिए आधा कर दो, मतलब कि 5,000 रुपीज जो है जमानत राशि इस बार लगाया गया था। ठीक है, तो 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिलता है, टोटल वोट जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है उसमें का 1/6 वोट नहीं मिलता है, तो आपको जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। ठीक है, मतलब वो पैसा डूब जाता है, और अगर आप उतना वोट हासिल कर लेते हो तो आपको ये पैसा जो है आपको वापस मिल जाता है। तो खैर जमानत राशि 10,000 और 5,000 याद रखना है, अनरिजर्व के लिए 10,000 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5,000। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो कैंडिडेट है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना जो है वो पैसा खर्च कर सकता है इलेक्शन प्रचार के लिए, तो वो फिक्स किया गया था इस बार 40 लाख रुपया। अब देखो ये सब कोई जानते हैं कि जितना फिक्स किया जाता है जरूरी नहीं कि उतना ही हो, लेकिन हाँ आचार संहिता के हिसाब से और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके हिसाब से जो निर्वाचन का व्यय अधिकतम सीमा 40 लाख तक रुपया जो है खर्च करने की बात कही गई है। एक कैंडिडेट को 40 लाख तक का जो है व्यय सीमा इसमें फिक्स किया गया था। ठीक है, तो जमानत राशि क्या है, जो जमा करवाया जाता है कैंडिडेट से, और ये जो निर्वाचन व्यय क्या होता है, तो ये इलेक्शन का जो है जितना खर्चा वो कर सकता है अपने इलेक्टोरल क्षेत्र में वो है, तो ये 40 लाख रुपए तक का फिक्स किया गया था। ठीक, अच्छा इसमें एक जगह का नाम याद रखना है आपको, ये है आपका सेराडान मतदान केंद्र। ये जो सेराडान मतदान केंद्र है ये बेसिकली जो है अभी जो MCB वहां का जो है मनेन्द्रगढ़ भरतपुर सोनहर, तो भरतपुर इलाका में आता है, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये उस क्षेत्र का है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र था, मतलब स्मॉलेस्ट जो है ये मतदान केंद्र था वहां पर। यहाँ पर सिर्फ 5 जो है मतदाता थे, 5 मतदाता। ठीक है, तो इतने ही लोगों ने वहां पे वोट डाला, तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। तो मे भी ये थोड़ा सा यूनिक चीज है, तो आपसे पूछ दे, आपसे क्या पूछेगा,
बताइए कौन सा मतदान केंद्र जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र था इस बार? तो आपको याद रखना है सेराडांड, ये मतदान केंद्र का नाम है, उस सेंटर का नाम है जहां पे इलेक्शन हुआ था। तो ये इलेक्शन सेंटर है सेराडांड, ठीक है। और ये इलेक्शन सेंटर किस क्षेत्र में आता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया का नाम है भरतपुर सोनहट, ठीक है। और जिला बोलेगा तो ये जिला है एमसीबी, इसको बोला जाता है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो उस जिले में है भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र, और यहां पे थे सिर्फ 5 मतदाता। क्या बोल रहे हैं यार सर? लार्जेस्ट डिवीजन और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, देखो यार लार्जेस्ट डिवीजन और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक चीज याद रखना है, लार्जेस्ट डिवीजन सेम है ना। लार्जेस्ट डिवीजन की अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग ही सबसे बड़ा है। अगर हम डिवीजन की बात करें छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा डिवीजन, तो आपको याद रखना है बस्तर, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। 39,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। तो उतना ही है। लार्जेस्ट डिवीजन में छत्तीसगढ़ का बस्तर ही डिवीजन है, और स्मॉलेस्ट में जो है दुर्ग डिवीजन है। तो ये तो नहीं चेंज हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, अभी जो रिसेंटली डेटा रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें डिस्ट्रिक्ट का जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं टोटल। पहले क्या थे 27 जिले के हिसाब से था, अभी क्या है टोटल 33 जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया है। देखो ये चीज मैं कल आप लोग को बताने ही वाला हूँ। आज के क्लास में मैं पूरा इलेक्शन वाला सेक्शन कवर कर रहा हूँ। कल जो जो छत्तीसगढ़ में नई चीजें हुआ है वो सब चीजें मैं कल आप लोग के लिए कवर करा दूंगा। कल 2 क्लासेस होंगी, एक क्लास मध्य प्रदेश का जो भी चेंजेस हुआ है उसको, और हो सकता है 2-3 क्लास और मैं करवा दूं कल के ही कल, या एक दिन और एक्स्ट्रा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में थोड़ा सा भी टाइम है, और जितना अभी पढ़ोगे वही चीज ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा याद रहता है करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। तो मैं वो चीज कवर अप करा दूंगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और अभी जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको याद रखना है लार्जेस्ट में, ठीक है। ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, बीजापुर, ठीक है। और इसका एरिया डिक्लेयर किया गया है 8,530 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। 8,530 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है बीजापुर का। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड, अगर लार्जेस्ट की बात करें तो जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट है वो सेकेंड लार्जेस्ट में है, जो कि 7161 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अगर आपको स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछेगा छत्तीसगढ़ का कौन सा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो जो यहाँ का लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है शक्ति, यही यहाँ का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका एरिया सिर्फ 1632, याद करना भी आसान है, 16 डबल कर दो 32, तो 1632 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है शक्ति का। ये सबसे छोटा जिला है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में, और कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें हुआ नहीं है, ठीक है। तो खैर इसको कल मैं और रिपीट करा दूंगा, थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा आप लोग को। जो नए जिले बने हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को कल बता दूंगा, जो कि आपको लिए वो होगा। तो आज कौन सा तारीख है? आज 17 है ना। कल भर का टाइम दे सकते हो, कल भर और आप लोग आ जाना, तो कल भर मैं और पढ़ा दूंगा इसमें जितना हो सके आप लोग के लिए। थोड़ा सा मे भी करंट अफेयर से पूछेगा तो कुछ क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। और ज्यादा नहीं, क्लास भी छोटा छोटा रखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम आप लोग का लूंगा भी नहीं मैं, तो उतने में जो भी हम कवर अप कर पाएंगे वो आपके लिए थोड़ा सा बोनस रहेगा। चलो मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो अभी देखो इसमें 2 मतदान केंद्र को आपको स्पेशली याद रखना है। हालांकि देखो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतदान केंद्र फेमस हुए हैं इस बार। तो आज मेरा कोर्स एक्सपायर हो जा रहा है, कुछ उपाय इसके बारे में तो आपको आकाश सर बता पाएंगे यार, क्या उपाय है, मुझे तो उसका कुछ आइडिया है नहीं, आप बात कर लेना एक बार सर से। चलो तो मतदान केंद्र, जैसे कि यहाँ पे सेराडान मतदान केंद्र फेमस हुआ था क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट मतदान केंद्र है, ठीक है। सेराडान इलेक्टोरल जो सेंटर है वो। अगर दूसरे इलेक्टोरल सेंटर्स की बात करें तो एक तो यहाँ पे बनाया गया संगवारी इलेक्टोरल सेंटर, ठीक है। तो संगवारी मतदान केंद्र क्या होता है? वो मतदान केंद्र जहां पे जितने भी वहां के मतदान दल होते हैं वो सब महिला ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है संगवारी मतदान केंद्र। तो देखो अभी जो संगवारी मतदान केंद्र है, तो ये टोटल जो है मध्य मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी यहाँ के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए जो कि महिलाओं के द्वारा पूरी तरह से कंडक्ट किया गया था, संचालित किया गया था।
तो ये ऐसे इलेक्टोरल सेंटर है जो महिलाओं के द्वारा कंप्लीटली उनके अंडर कंट्रोल में था या उनके द्वारा संचालित किया गया। तो ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र में 10। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो सिंपल सी बात है कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र में 10 संगवारी मतदान केंद्र है, मुझे बताओ कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संगवारी मतदान केंद्र होंगे? जल्दी से बताओ आंसर, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट है यहाँ पे रैम्बो मतदान केंद्र। तो बेसिकली जो है यहाँ पे रैम्बो मतदान केंद्र जो है एक जिला है कांकेर जिला छत्तीसगढ़ में। तो वहां पे पखांजूर करके इलेक्टोरल वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, वहां पे ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है अलग से मतदान केंद्र जो है बनाया गया था, जिसको रैम्बो मतदान केंद्र नाम दिया गया। तो ये फेमस जगह है, फेमस मतदान केंद्र है बल्कि, क्योंकि ये अलग है समझो, क्योंकि इसको स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है ये मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा इस बार जो है जैसा कि भारतीय इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला गया है कि मतदाता मित्र चालू किया गया है, जिसके थ्रू जो है जो दिव्यांग जन है या बुजुर्ग जन है उनको सहायता पहुंचाने के लिए मतदाता मित्र भी रखे गए थे इस बार। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो सिंपल सही था, है ना। तो 90 विधानसभा क्षेत्र और हर विधानसभा क्षेत्र में 10, तो 900 जो है टोटल यहाँ पर क्या थे, संगवारी मतदान केंद्र थे छत्तीसगढ़ में। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, टोटल भी पूछ सकता है और बोलेगा कि हर इलेक्टोरल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में कितने संगवारी मतदान केंद्र, तो 10। ठीक है, चलो। और रैम्बो मतदान केंद्र के लिए पखांजूर को आपको याद रखना है ना, ये जो कांकेर जिला का पखांजूर है वो इसको याद रखना है। यहां ट्रांसजेंडर्स के लिए रैम्बो मतदान केंद्र जो है बनाया गया था। चलो बात करते हैं रिजल्ट की। अगर हम बात करें तो रिजल्ट क्या रहा, देखो रिजल्ट में तो दुनिया भर की चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सुना कि कितने प्रतिशत मतदान हुए, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने ने दिया, पिछले साल से क्या, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हमारे एग्जाम में इतना डीप जाने की जरूरत है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे जरूरत के हैं। तो देखो बस एक चीज याद रखना इसमें परसेंट में कि टोटल जो इलेक्शन का परसेंट हुआ या जो वोटिंग परसेंट हुआ वो कितना है, 76%। बस इतना ही याद रखना, पॉइंट को आप थोड़ा सा वो कर सकते हो। तो 76% जो है यहाँ वोटिंग परसेंटेज था मध्य छत्तीसगढ़ में, बार बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना, 76%, जो कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कम है, 0.57% कम हो गया था, पिछले बार जो है ज्यादा हुआ था इससे। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले कैंडिडेट की, तो बृजमोहन अग्रवाल ने जो है 67,851 वोट से अपना जो इलेक्शन है, अपना जो है वो जीता था। ठीक है, 67,851 वोट से। तो वोट को आप चाहो तो याद रख पाओ तो ठीक है, लेकिन याद रखना है कि सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले कैंडिडेट कौन थे, श्री बृजमोहन अग्रवाल। और सबसे कम वोट से जो ये जीता गया है, सिर्फ 16 वोट से जीता गया आसाराम नेताम द्वारा। ठीक है, तो ये दो लोग को नाम आपको याद रखना है, आसाराम नेताम और बृजमोहन अग्रवाल। रिपीट क्या करना है दोस्त, मुझे लगता नहीं यार कुछ चीज छूट गया है क्या, रिपीट करने तो लायक तो कुछ है नहीं। कोई सेक्शन समझ नहीं आएगा तो बता देना, बाकी सारा चीज तो रिपीट नहीं कर सकते ना। क्या चीज है जो समझ नहीं आया, वो अंकुश आप बता सकते हो तो मैं उस हिसाब से रिपीट कर दूंगा। चलो यहाँ पे निर्वाचन परिणाम की बात करें, इलेक्शन का जो इसके पहले वाला पेज, इसके पहले वाला पेज में क्या था, एक सेकेंड। हाँ, मतदान केंद्र की अगर बात कर रहे हो तो देखो, संगवारी मतदान केंद्र और रैम्बो मतदान केंद्र, ये दो जो इलेक्टोरल सेंटर्स थे ये फेमस हुए, क्योंकि देखो इस बार जो है 900 जो है टोटल संगवारी मतदान केंद्र चलाया गया या बनाए गए थे, जिसमें पूरी तरह से महिला ऑफिसर्स को जो है वहां पे रिक्रूट किया गया था। ठीक है, तो 10 जो संगवारी मतदान केंद्र हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और 90 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, तो टोटल जो छत्तीसगढ़ है उसमें 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। जहां तक हम बात करें अगर हम रैम्बो मतदान केंद्र की, तो रैम्बो मतदान केंद्र जो है कांकेर डिस्ट्रिक्ट के पखांजूर में बनाया गया था, जो स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो रैम्बो मतदान केंद्र कहां, कांकेर जिला के पखांजूर, और संगवारी मतदान केंद्र हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10। ठीक है, तो टोटल 900। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और रही बात इसकी, तो जैसे कि मैं बताया कि टोटल जो है 76% जो है इस बार वोटिंग परसेंट था छत्तीसगढ़ का। बृजमोहन अग्रवाल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट से जो है जीता था अपना इलेक्शन, और आसाराम नेताम जो कि सबसे कम वोट से सिर्फ 16 वोट से जो है विजयी हुए थे। तो ये दो लोग का नाम याद रखना है, बृजमोहन अग्रवाल, आसाराम।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर के अगर हम बात करें तो देखो इस बार का रिजल्ट जो है कई लोग को चौंकाने वाला था छत्तीसगढ़ में। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिले थे 54, ठीक है, कितने वोट्स? 54 वोट्स, सॉरी 54 सीट्स, जो 90 सीट्स है उसमें से 54। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 35 सीट। और अगर हम बात करें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तो देखो इस बार जो है एक क्षेत्रीय पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा भी इस बार इलेक्शन लड़ा गया और ये जो है एक सीट जीतने में कामयाब रहा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसको खास तौर पे आपको याद रखना है यार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक जो कैंडिडेट थे उनका नाम है तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। इन्होंने जो है एक सीट हासिल किया और ज्यादा वोटों से मतलब कि इन्होंने सिर्फ 714 वोट से इन्होंने अपना इलेक्शन जीता था। कांग्रेस के एक दुलेश्वरी सिद्धार्थ थे, उनको हराया, ठीक है। तो याद रखना इनका नाम तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। हीरा सिंह मरकाम को इसलिए इनका फादर का नाम है और हीरा सिंह मरकाम ने ही ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है इसके संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा। तो फाउंडर कौन है इनके? गोंडवाना गणतंत्र जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके फाउंडर कौन है? हीरा सिंह, ठीक है। और इन्हीं के बेटे हैं तुलेश्वर हीरा सिंह मरकार। उन्होंने जो है अपना एक सीट जीता छत्तीसगढ़ में। इस जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है इसका जो वो है क्या बोलते हैं जो छाप है उसको बोलते हैं आरी, ठीक है। लकड़ी काटने का जो आरी होता है ना, वो इसका जो है इलेक्शन का छाप है, चुनाव छाप, ठीक है, चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें याद रखना है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक सीट जीता, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। हीरा सिंह मरकार फाउंडर है किसके? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? आरी है, ठीक है। और क्या बच गया? ठीक है, तो इतना याद रखना है। बीजेपी 54 सीट के साथ में इस बार विजयी रहा और इस बार का जो है सरकार बनाई। कांग्रेस 35 सीट पाया और एक सीट पाया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इस बार किसी भी तरह से बीएसपी को कोई सीट नहीं मिला और कोई जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कोई सीट नहीं मिला है, ठीक है। अब लिंग के आधार पे अगर हम देखें तो इस बार जो है खास तौर पे याद रखना है कि इस बार टोटल 13 महिला विधायकों को जीत हासिल हुई है। तो जो 90 विधानसभा सीट्स हैं उसमें से 71 तो पुरुषों ने जीता, जबकि हमेशा से पुरुषों का वो रहा है, वर्चस्व रहा है। लेकिन महिलाओं ने भी इस बार जो है अच्छा खासा जो है सीट्स इस बार जीते हैं। 19 सीट इस बार जो है महिलाओं को मिला है। तो महिला विधायकों की संख्या कितनी है मध्य छत्तीसगढ़ में? 19 सीट्स महिला विधायकों के द्वारा जीता गया, ठीक है। तो आपको इस चीज को याद रखना है। अच्छा, एक चीज इसमें और भी जानने वाली बात है कि ये जो 19 सीट्स हैं इसमें से जो कांग्रेस है उनके सीट ज्यादा है। मतलब आप ऐसे करके याद रख सकते हो, 11 जो है कांग्रेस के पास है और सिर्फ 8 सीट बीजेपी के महिला विधायकों को मिला। तो टोटल जो है 19 महिला विधायकों को इस बार चुनाव हासिल मतलब जीत हासिल हुआ। उसमें से एक जो महिला है विधायक लक्ष्मी राजवाड़े, उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह भी मिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में उनको वो मिला है। पिछले बार जो है जो 2018 का चुनाव था उसमें 13 महिला विधायकें थी और इस बार जो है 19 महिला विधायकों को जीत हासिल हुई। तो जाहिर सी बात है कि इस बार बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो इस पेज से आपको क्या क्या चीजें याद रखना है? 90 सीट मध्य छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 54 बीजेपी को और 35 कांग्रेस को, एक सीट मिला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। 90 में से 19 जो है महिला विधायक और 71 जो है पुरुष विधायक। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो छठवां विधानसभा अब निर्मित हुआ है। देखो जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन का डिक्लेयर होता है रिजल्ट, उसके बाद में कौन सी पार्टी जीतती है और जैसे ही कोई पार्टी जिसके पास बहुमत होता है वो पार्टी अपना सरकार बनाती है, ठीक है। तो जैसे ही सरकार का गठन होता है उसके पास में जो विधानसभा है वो एक्टिव हो जाता है। इस बार का जो विधानसभा है वो 6वें नंबर का विधानसभा है जो निर्मित हुआ है। 2023 से 2028 तक चलेगा ये, ठीक है, 5 सालों के लिए। तो इसके लिए पहले ही मैं बता चुका हूं कि मतदान हुआ, क्योंकि 6वें विधानसभा को गठन करने के लिए पहले तो मतदान होना था। तो कब हुआ? 7 और 17 नवंबर को हुआ, 2 चरणों में। 3 दिसंबर को इस विधानसभा के गठन के लिए रिजल्ट आया जो कि बीजेपी ने जीता और उसका जो शपथ ग्रहण हुआ वो 13 दिसंबर को हुआ, जिसमें बेसिकली मुख्यमंत्री के द्वारा जो है शपथ ग्रहण किया गया। तो इसको आपको याद रखना है कि 13 दिसंबर के दिन जो है
छत्तीसगढ़ में रायपुर में साइंस कॉलेज है, वहां पर जो है नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्होंने, और जो इस बार 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हुए हैं, ठीक है, अरुण साव और विजय शर्मा, अभी बताऊंगा मैं आगे। तो उन्होंने भी जो है शपथ लिया 13 दिसंबर के दिन। जो बैठक हुआ है प्रथम कैबिनेट की बैठक, वो अगले दिन 14 दिसंबर को जो है उसका बैठक हुआ, और उसी दिन जो है बाकी के जो जितने भी विधायक हैं उनके भी शपथ ग्रहण जो है हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कब शपथ लिया मुख्यमंत्री के तौर पे, नए मुख्यमंत्री के तौर पे। तो याद रखना है विष्णुदेव साय, ठीक है। कार्यकाल के हिसाब से 6वें नंबर के, आगे मैं और बताऊंगा यार, चलो इसको। तो 13 दिसंबर को उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ में शपथ लिया, सीएम के साथ में, डिप्टी सीएम के साथ में, और 14 दिसंबर को कैबिनेट का पहला सिटिंग हुआ, मीटिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो सत्र आयोजन, जो सेशन चालू हुआ है विधानसभा का, वो इस बार 19 से 21 दिसंबर को जो है 3 दिवसीय जो है विधानसभा का सत्र जो है चला है, 21 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 6वें विधानसभा में क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट है वो। चलो, क्या बोल रहे हो? हाँ यार, पीडीएफ में इसका ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, जो विधानसभा जब भी निर्मित होती है तो उसमें कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ पदाधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूरा चेंज हो गया है। मैंने अगर पिछले बार जो भी पढ़ाया हुआ है उसमें से सब कुछ चेंज हो चुका है, तो इसको आपको ध्यान देना है। क्या क्या चीजें ध्यान देना है? पहला तो ये कि राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए किसको? विष्णुदेव साय, ठीक है। तो पहला नाम आपको याद रखना है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 13 दिसंबर को जो है, जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा उनको शपथ दिलाया गया। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के जो है राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा, ठीक है। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। क्या क्या बातें आपको और पूछा जा सकता है, या क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखना है इस सेशन में, मतलब कि इस सेक्शन में? तो एक तो याद रखना है कि एक सेकंड, हाँ, ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो देखो, जो भी वो होता है, कार्यकाल जो होता है मुख्यमंत्रियों का, उसके हिसाब से ये 6 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो कार्यकाल के हिसाब से ये 6 नंबर के जो है सीएम है। और अगर एक मुख्यमंत्री व्यक्ति के हिसाब से बात किया जाए, या पर्सन के हिसाब से बात करें, तो ये 3 नंबर के जो है सीएम है। इसके पहले अजीत जोगी, और क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें अजीत जोगी की बात करें, देन उसके बाद में रमन सिंह, अच्छा सॉरी 4th नंबर होगा ना, भूपेश बघेल। 3 नंबर के वही याद आ जाते हैं, तो 4th नंबर के हो जाएंगे भूपेश बघेल के बाद में अजीत जोगी, रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल, और 4थे नंबर के हो गए विष्णुदेव साय। तो याद रखना है 6 नंबर के टोटल कार्यकाल के, क्योंकि 6वां विधानसभा है ना, तो 6वें जो है 6 सीएम, और 4th जो है व्यक्ति के हिसाब से। कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया से आते हैं? तो ये कुनकुरी करके एरिया है जो जसपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक के तौर पर नियुक्त हुए या निर्वाचित हुए, ठीक है। तो उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया विष्णुदेव साय, ठीक है। अब इनके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हमारे एग्जाम में इतना स्कोप नहीं है कि दुनिया भर की चीजें पूछा जा सके। तो इस चीज को याद रखना है कि ये जो बेसिक चीज है आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसी भी तरह से उप मुख्यमंत्री का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जगह में, बहुत सारे जो है राज्यों में जो है उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री सेंटर में इस तरह से बनाए का रिवाज है। तो इस बार जो है छत्तीसगढ़ में 2 नए जो है डिप्टी सीएम बनाए गए, जिसमें से एक का नाम है अरुण साव, ठीक है। तो श्री अरुण साव जो है छत्तीसगढ़ के नए जो है उप मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि
ये पहली बार है जब इस तरह से मतलब एक साथ नए कार्यकाल में, इसके पहले ऑलरेडी जो है कांग्रेस के कार्यकाल में जो है टीएस सिंहदेव को बनाया गया था उप मुख्यमंत्री, लेकिन वो अलग मैटर है। ये शुरू से ही डिप्टी सीएम बनाने का ये पहली बार रिवाज चालू है छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो। ठीक है, तो दो उप मुख्यमंत्री की बात करें तो भी ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि एक साथ दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो एक तो अरुण साव और दूसरे का नाम है विजय शर्मा। तो दो नाम आपको याद रखना है। और देखो इस बार मेरे को लगता है कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, भले आपके एग्जाम में ना पूछे, मुख्यमंत्री से ज्यादा उप मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चन आने वाला है। तो अरुण साव और विजय शर्मा, और ये कहां कहां से इलेक्ट हुए हैं, तो एक तो लोरमी विधानसभा, ठीक है, और दूसरे हैं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से, ये दोनों जो है इलेक्ट होकर के आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो पदाधिकारी है इसमें आपको याद रखना है राम विचार नेताम का नाम। तो देखो राम विचार नेताम जो है छत्तीसगढ़ के जो है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब विधानसभा नया निर्मित होता है तो उस टाइम में जो है नए जो अध्यक्ष चुना जाता है, जैसे विधानसभा के जो स्पीकर चुने जाते हैं उससे पहले, क्योंकि स्पीकर का काम क्या होता है बाकी के विधायकों को जो है ओथ लेवाना या जो शपथ ग्रहण है वो करवाना, लेकिन चूंकि कोई भी अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो उसके स्पीकर को चुनने से पहले एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो राम विचार नेताम को जो है छत्तीसगढ़ के नए प्रोटेम स्पीकर चुना गया जो कि विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि राम विचार नेताम भी इस बार 6वें नंबर के जो है प्रोटेम स्पीकर चुने गए। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर चुने गए 6वें नंबर के। इसके बाद में नए जो स्पीकर चुने गए विधानसभा के, ठीक है, तो डॉक्टर रमन सिंह को जो है विधानसभा स्पीकर, जो कि राजनांदगांव क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, वो छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा अध्यक्ष हैं, नए जो है असेंबली स्पीकर हैं छत्तीसगढ़ के। उसी की तरह डॉक्टर चरणदास महंत जो पिछले स्पीकर थे छत्तीसगढ़ के, उनको जो है नेता प्रतिपक्ष चुना गया, मतलब कि ये अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, ये ऑपोजिशन है। एक तो सीएम का नाम, दो डिप्टी सीएम, एक जो है प्रोटेम स्पीकर और दूसरे जो है स्पीकर, और जो 6वां नाम है, जो लास्ट नाम है, वो है चरणदास महंत जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं। तो इनको आपको खास तौर पे याद रखना है। क्या बोल रहे हो पॉपुलेशन की दृष्टि से? देखो यार छत्तीसगढ़ जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से जब आपसे क्वेश्चन जनरली करता है आपका सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो वो 17th होगा। लेकिन बाई चांस आपसे करेंटली पूछे कि आज के डेट में क्या है, तो वो 17वां नंबर नहीं बल्कि 16वां नंबर में आ गया है। तो इस चीज को याद रखना। हालांकि मैंने क्लास में ये चीज बताया भी था आप लोग को। तो अभी के डेट में 16वां है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि 2011 के जनगणना के हिसाब से क्या है, तो 17वां नंबर था छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम मंत्रिमंडल की। अगर हम बात करें तो देखो सारे लोगों का नाम याद रखना जरूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कुछ नाम यहां से आपको याद रखना है, हालांकि मैं पहले बता दिया हूं। जैसे एक तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री कौन है, तो विष्णुदेव साय। ठीक है, अब मुख्यमंत्री के पास जनरली जो है जो मिनरल डिपार्टमेंट है वो भी रहता है। तो आपको याद रखना है जो मिनरल मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, वो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। ठीक है, तो खनिज संसाधन का जो मंत्रालय है वो विष्णुदेव साय के पास ही है। ऊर्जा मंत्रालय जो एनर्जी मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास में है। इसके अलावा जो वाणिज्यिक कर होता है, टैक्स जो आबकारी वाला टैक्स होता है, वो इनके पास है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी इनके पास में है, विष्णुदेव साय के पास में। तो कुछ चीजें आपको खास तौर पे याद रखना है। सामान्य प्रशासन तो होता ही है, मुख्यमंत्री के अंडर में ही आता है। तो याद रखना है चीफ मिनिस्टर के साथ में खनिज मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री दो हैं, तो उनमें से लोक निर्माण मंत्री और जो बोलना चाहिए कि कानून मंत्री एक तरह से, या फिर जो बोलना चाहिए कि अर्बन मिनिस्ट्री जो है इनके पास में है। तो ये चीज पूछता है शहरी मंत्री, ठीक है, विधायी कार्य नगरीय प्रशासन वाला जो मंत्री है वो इनके पास में है। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर
होम मिनिस्टर ये पूछता है, गृह मंत्री, तो विजय शर्मा है छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्ट्री या ग्रामीण मंत्रालय भी इनके पास में है। तो एक तो हो गया लोक निर्माण वाला जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है बोलते हैं जिसको, ये भी इनके पास में है। और अर्बन मंत्रालय भी है, शहरी विकास भी इनके पास में है। कानून मंत्री भी यही है, या जो विधायी कार्य वाला जो होता है वो कार्य इनके पास में है। और होम मिनिस्ट्री किसके पास है, तो विजय शर्मा। तो सीएम तो हो गए विष्णुदेव साय और होम मिनिस्टर हो गए विजय शर्मा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एजुकेशन मंत्रालय के बारे में अक्सर एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ के जो स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और ये जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वो बृजमोहन अग्रवाल के पास में है। तो एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से इनको खास तौर पे आपको याद रखना है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर किसके पास, मिनिस्ट्री किसके पास में है, बृजमोहन अग्रवाल। अगर राम विचार नेताम की बात करें तो राम विचार नेताम के पास में है आदिम जाति विकास अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, मतलब आप बोल सकते हो एसटी एससी विभाग इनके पास में है। ठीक है, शॉर्टकट में इतना ही याद रखना है आपको। केदार कश्यप की बात करें तो जो वाटर मिनिस्ट्री है या जल संसाधन मंत्रालय है वो इनके पास में है, हालांकि वो उतना है नहीं है। आपको याद रखना है फॉरेस्ट मंत्रालय। ठीक है, तो फॉरेस्ट इनके पास में है केदार कश्यप के पास। ठीक है, ओपी चौधरी, तो ओपी चौधरी के पास में है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये एक शब्द है, ये खास तौर पे याद रखना है। वित्त मंत्रालय किसके पास में है, तो ओपी चौधरी के पास में है। ठीक है, अगर हम बात करें उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, इनके पास में है जो है उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री जो है इनके पास में है। ठीक है, देखो आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं शॉर्ट में वो चीजें जो फेमस होता है जनरली मंत्रालय वगैरह में या कैबिनेट में वो चीज बता रहा हूं मैं आप लोग को। फूड मिनिस्ट्री किसके पास में है, तो खाद्य, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण ये सब दयालदास बघेल के पास में है। तो फूड मिनिस्ट्री किसके पास में है, दयालदास बघेल के पास में। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्मी राजवाड़े को खास तौर पे याद रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो इनके पास में है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चाइल्ड वेलफेयर वाला जो है इनके पास में है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय जो है लक्ष्मी राजवाड़े। तो महिला मंत्रालय जो है जनरली जो एकमात्र महिला है कैबिनेट में विधायक, उनके पास में है, लक्ष्मी राजवाड़े के पास में। ठीक है, टंकराम वर्मा के पास में है जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है। ठीक है, खेल मंत्रालय इनके पास में है। और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार जो हेल्थ मिनिस्टर जिसको हम बोलेंगे, तो हेल्थ मिनिस्ट्री किनके पास में है, श्याम बिहारी जायसवाल। तो श्याम बिहारी जायसवाल के पास में है स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। और जो मेडिकल एजुकेशन होता है वो भी इनके पास है। जनरली जो स्वास्थ्य मंत्री होता है उसी के पास में जो मेडिकल एमबीबीएस वाला जो भी डिपार्टमेंट है वो उनके पास होता है। भले एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है बृजमोहन अग्रवाल के पास में है, लेकिन वो जो चिकित्सा एजुकेशन होता है वो हेल्थ मिनिस्टर के पास में होता है। तो देखो ओवरव्यू एक बार देख लो क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ यार, हमारे एग्जाम में इतना स्कोप नहीं है कि इतना ज्यादा डिटेल में पूछ सके, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो। सीएम है विष्णुदेव साय, होम मिनिस्ट्री है विजय शर्मा के पास में, और अरुण साव के पास में है कानून मंत्रालय, अर्बन मिनिस्ट्री पीडब्ल्यूडी। एजुकेशन मंत्री हो गए बृजमोहन अग्रवाल, एसटी एससी के मंत्री हो गए राम विचार नेताम, और जो केदार कश्यप हैं वो वन मंत्री फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ओपी चौधरी है फाइनेंस मिनिस्टर, फूड मंत्रालय है दयालदास बघेल, और इंडस्ट्री है लखनलाल देवांगन के पास, हेल्थ मिनिस्टर है श्याम बिहारी जायसवाल, टंकराम वर्मा है स्पोर्ट्स, और लक्ष्मी राजवाड़े हैं महिला एवं बाल विकास। इतना चीज आप चाहो तो थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, इतना डिटेल में पूछेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखना है। चलो लास्ट सेक्शन है, कुछ बचा है क्या, हाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ में कौन क्या है ये तो पता चल गया, और जो लेटेस्ट डेटा है वो भी पता चल गया, कौन मंत्री कौन क्या है ये सब चीजें पता चल गया। राज्यपाल के बारे में जैसे मैं अभी बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो नए राज्यपाल है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, हालांकि ये पिछले साल का न्यूज है, फरवरी 2023 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो इसके पहले जो है अनुसुईया उइके जो है यहाँ की वो थी। तो आपको याद रखना है कि ये कौन से नंबर के जो है राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के, तो ये 9th नंबर में है कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो 9वें नंबर के जो है ये क्या है राज्यपाल है, गवर्नर है। ठीक है, तो नए गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने ही जो है विष्णुदेव साय को शपथ दिलवाया था। ठीक, मुख्यमंत्री कौन, विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री जैसे कि मैंने बताया अरुण साव विजय शर्मा,
रमन सिंह क्या है, विधानसभा के स्पीकर हैं और विधानसभा के ऑपोजिशन लीडर हैं चरणदास महंत। अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में, तो सीजीपीएससी के नए जो वो है अध्यक्ष हैं, उनका नाम है प्रवीण वर्मा। जो लास्ट थे उनका नाम था टामन सिंह सोनवानी, उनका जगह लिया उन्होंने प्रवीण वर्मा ने। ठीक है, अब है नए जो मध्य छत्तीसगढ़ के जो वो है न्यायमूर्ति जिनको बोलना चाहिए, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के जो नए जो है चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। तो याद रखना है, ये जो है एक तरह से देखा जाए छत्तीसगढ़ में टोटल 15वां कार्यकाल है इनका, मतलब कि 15वें नंबर के जो है नए हैं। तो इसके पहले अरूप कुमार गोस्वामी करके यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे, उनको रिप्लेस किया रमेश सिन्हा ने। तो ये भी हालांकि पिछले साल हो गया था, मतलब मार्च 2023 में ही जो है इनका नियुक्ति हो गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, तो अब इतना जो है आप बेसिकली छत्तीसगढ़ में जो भी अपडेट हुआ है यहाँ के प्रशासन वगैरह में, वो चीजें हैं जो मैं यहाँ से कवर अप करवा दिया हूँ। कल के क्लास में हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो है हम और बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या क्या नई न्यूज में क्या क्या चीजें रहा है, जो मे भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल पहले हम लोग मध्य प्रदेश का एक क्लास में करेंगे इसी तरह से, जो जो चेंजेस हुआ है उसको। देन उसके बाद में एक और क्लास होगा जिसमें छत्तीसगढ़ के बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, और एक क्लास परसों भी हम कर सकते हैं जिसमें मध्य प्रदेश में क्या क्या अपडेट हुआ है और एक्स्ट्रा प्रशासन के अलावा उसको मैं थोड़ा सा अपडेट करा दूंगा। ठीक है, मिनरल, मिनरल तो आप लोग को करवाया गया होगा क्या, देवेंद्र सर करवाए हैं क्या मिनरल के बारे में? एसीसीएल जब पढ़ा रहे होंगे तो मिनरल्स वगैरह तो करवा दिए होंगे। कल में ही हो जाना चाहिए यार, परसों का हम तब करेंगे जब आप लोग को और कुछ जरूरत पड़ेगी तब की बात है। बाकी जो मेरा टारगेट है वो कल 2 क्लास होगा, उसके बाद में खत्म है। बाकी परसों का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, देखते हैं अगर परसों जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से देख लेंगे, अदरवाइज तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, कल और हम लोग मिलते हैं। अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लास व्लास अभी करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीजें हैं अपडेट बस कराने के लिए ही मैं करा रहा था, तो इतना कम से कम अभी देख लेना अच्छे से। एक बार मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर लूंगा, वहां से देख लेंगे। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोग जाओ आराम से पढ़ाई करो। मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, एक बार और देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो। जनरल अवेयरनेस एक समुद्र है नागेंद्र, उसमें अभी कूदने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ करवाया था उस टाइम में उसी को देख लेना, और कुछ कुछ पीडीएफ मैंने वहां पे डाला हुआ है तो उसको देख लेना। बाकी जनरल अवेयरनेस के चक्कर में मत पड़ो, वहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली वही है कि जो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए अपने देश के बारे में, वो सब चीजें हैं, उतना और कुछ नहीं है। तो हमारे इस एग्जाम में क्या है ना, जनरल अवेयरनेस के बारे में ज्यादा कुछ करने का वो था नहीं। आपको जो बेसिकली मैथ्स वैथ्स वाला जो सेक्शन है वो आप लोग को कर लेना है। जो भी आप लोग का वीडियो होगा, जो पीडीएफ होगा, उस बार इसको एक बार रीड कर लेना। आपके उस वाले सेक्शन में, कंटेंट वाले सेक्शन में जो भी पीडीएफ मिलेगा उसको एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप में भेज दूंगा मैं। ठीक, चलो।